गुप्तोत्तर काल गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ साथ अनेक नए वंशों का उदय प्रारंभ हुआ। इसमें वल्लभी के मैत्रक, मालवा के यशोधर्मन, पंजाब के हून, मालवा और मगध के उत्तरगुप्त, कन्नौज के मौखरी तथा स्थानेश्वर में पुष्यभूति वंश प्रमुख थे। वल्लभी का मैत्रक वंश संस्थापक भट्टार्क मैत्रक वंश का उदय गुजरात में वल्लभी में हुआ। यहाँ के शासक बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे। भट्टार्क के बाद ध्रुवसेन प्रथम एवं ध्रुवसेन द्वितीय शासक हुए। ध्रुवसेन द्वितीय हर्ष का समकालीन एवं उसका दामाद था। वल्लभी विश्वविद्यालय वैसे तो भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला तथा सबसे विख्यात विश्वविद्यालय नालंदा माना जाता है, परंतु वल्लभी विश्वविद्यालय की अपनी अलग पहचान थी। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के विद्यार्थी प्रशासनिक पदों पर सबसे अधिक नियुक्त होते थे। चीनी यात्री इत्सिंग 671 ईस्वी ने भी इस विश्वविद्यालय की प्रशंसा की है। यहाँ के आचार्यों में गुणमती और स्थिरमती का नाम उल्लेखनीय है। मालवा का यशोधर्मन गुप्तों की शक्ति को आघात पहुँचाने का श्रेय हूनों की भांति मालवा के यशोधर्मन को भी जाता है, जो 530 ईस्वी के लगभग मध्य भारत के राजनीतिक गगन मंडल में उल्का की भांति चमक उठा। यशोधर्मन की उपलब्धियों का वर्णन हमें मंदसौर के 2 अभिलेखों से प्राप्त होता है। मंदसौर प्रशस्ति यशोधर्मन का चित्रण उत्तर भारत के चक्रवर्ती शासक के रूप में करती है। राय चौधरी का अनुमान है कि यशोधर्मन ने बालादित्य के पुत्र वज्र को पराजित कर मार डाला तथा पुंड्रवर्धन के दत्त वंश का विनाश किया। उसका राज्य पूर्व में लोहित्य ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर पश्चिम में समुद्र तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में महेंद्र पर्वत तक विस्तृत था। मंदसौर प्रशस्ति में उसे जनेंद्र कहा गया। लगता है उसका पूरा नाम जनेंद्र यशोधर्मन था और वह संभवतः औलिक वंश से संबंधित था। मगध और मालवा के उत्तर गुप्तये पूर्व गुप्तों से भिन्न थे। संस्थापक कृष्ण गुप्तये पूर्व गुप्तों से भिन्न थे। इस वंश के महान शासकों में देवगुप्त तथा आदित्यसेन के नाम प्रसिद्ध हैं। देवगुप्त, मधुवन तथा वसखेड़ा लेखों में देवगुप्त का उल्लेख मिलता है। ये संभवतः महासेन गुप्त का सबसे बड़ा पुत्र था। महासेन गुप्त की मृत्यु के बाद देवगुप्त ने मालवा पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार वह वर्धनों का स्वाभाविक रूप से शत्रु बन गया। अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए उसने गौड़ नरेश शशांक से मित्रता कर ली तथा शशांक के साथ मिलकर मौखरी नरेश गृहवर्मन की हत्या कर दी। बाद में उसने धोखे से शशांक के साथ मिलकर हर्ष के बड़े भाई राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी। अतः हर्ष ने उसे पराजित कर दिया। आदित्यसेन 655 से 75 ईस्वी, इसने 3 अश्वमेध यज्ञ किए। यह वैष्णव धर्म का उपासक था। इसके समय में चीनी राजदूत वांग हुइन से ने 2 बार भारत की यात्रा की। इसने बोध गया में एक बौद्ध मंदिर भी बनवाया। कन्नौज का मौखरी वंश संस्थापक हरिवर्मा 510 ईस्वी, मालवा के यशोधर्मन की मृत्यु के पश्चात आर्यावर्त का शासन मौखारियों के हाथों में आ गया। वे भी गुप्तों के सामंत थे। वे मूलतः गया जिले के निवासी थे। कालांतर में उन्होंने कन्नौज में एक राज्य स्थापित किया। उनके समय में मगध के स्थान पर कन्नौज राजनैतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया। आगे चलकर कन्नौज महोदय नगर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मौखारियों का इतिहास साहित्य तथा पुरातत्व दोनों से ज्ञात होता है। साहित्य में बाणभट्ट का हर्षचरित प्रमुख है। इस पुस्तक में हमें वर्धन मौखरी संबंध तथा मालवा नरेश देवगुप्त द्वारा गृहवर्मा के वध की घटना का ज्ञान प्राप्त होता है। पुरातात्विक साक्ष्यों में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से प्राप्त हरहा लेख, असीरगढ़ से प्राप्त ताम्र मुद्रालेख,
राजस्थान के बड़वा नामक स्थान से यज्ञयूप पर खुदा लेख। देवरिया के सोनार से प्राप्त लेख प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त फैजाबाद जिले के भिटौरा नामक स्थान से मौखरी मुद्राओं का एक ढेर प्रकाश में आया है। कुछ मुद्राओं पर राजाओं के नाम के साथ साथ तिथियां भी खुदी हैं, जिससे तिथि निर्धारण में सहायता भी मिलती है। मौखरी राजाओं में हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्ववर्मा, अवतिवर्मा एवं गृहवर्मा प्रमुख थे। इसमें मगध को मौखरी आधिपत्य में लाने का श्रेय सर्ववर्मा को जाता है। असीरगढ़ का लेख विंध्य क्षेत्र में उसके आधिपत्य का सूचक है, परंतु महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मौखरी शासक ईशान वर्मा था। सर्ववर्मा के बाद उसका पुत्र अवतिवर्मा शासक हुआ। हर्षचरित में उसकी प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि उसके काल में मौखरी वंश समस्त राजाओं का सिरमौर एवं भगवान शिव के चरण चिन्हों की भांति समस्त संसार में पूजित था। मुद्राराक्षस से पता चलता है कि उसने मलेच्छों हूण को जीता था। उसी के समय में थानेश्वर के पुष्यभूति वंश के मौखरी वंश का वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ, जो तत्कालीन इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। अवंती वर्मा का पुत्र और उत्तराधिकारी गृहवर्मा 600 से 605 ईस्वी हुआ। हर्षचरित में कहा गया है कि वह पृथ्वी पर सूर्य की भांति सुशोभित था। मगध के ऊपर से उसका अधिकार समाप्त हो गया तथा वह केवल कन्नौज का शासक था। हर्षचरित से ज्ञात होता है कि उसका विवाह हर्ष की बहन राज्यश्री के साथ हुआ था, जिससे ये दोनों राज्य परस्पर नजदीक आ गए। इसके विरुद्ध में मालवा के उत्तरगुप्त वंशीय नरेश देवगुप्त तथा बंगाल के गौड़ वंशीय नरेश शशांक के बीच दूसरी संधि स्थापित हुई। हर्षचरित से पता चलता है कि जिस समय थानेश्वर में प्रभात वर्मन की मृत्यु हुई, उसी समय देवगुप्त ने कन्नौज पर आक्रमण कर गृहवर्मा को मार डाला तथा राज्यश्री को कन्नौज के बंदीगृह में डाल दिया। उसकी मृत्यु के साथ मौखरी साम्राज्य का अंत हो गया तथा हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर ली। मौखरी शिव के उपासक थे। बंगाल का गौड़वंश का उदय बंगाल में हुआ। इस वंश का प्रमुख शासक शशांक था। ये शैव धर्म का पोषक था। इसके सिक्कों पर शिव तथा नंदी की आकृतियां मिलती है। हवेनसांग के अनुसार उसने बोध गया के बोधिवृक्ष को कटवाकर गंगा में फनकवा दिया। इसी प्रकार पाटलिपुत्र के मंदिर में रखे हुए एक पाषाण स्तंभ का, जिस पर बुद्ध के चरण चिन्ह उत्कीर्ण थे, को भी उसने गंगा नदी में फनकवा दिया। कुशीनगर के एक विहार के बौद्धों को भी उसने वहां से निष्कासित करवा दिया। आर्यमंजूश्री मूलकल्प में भी उसका चित्रण बौद्धद्रोही के रूप में किया गया है, जिसने पवित्र बौद्ध अवशेषों को जलाया तथा विहारों एवं समाधियों को नष्ट भ्रष्ट करवा दिया। राज्यवर्धन द्वारा देवगुप्त की हत्या के बाद उसने राज्यवर्धन को अपने शिविर में आमंत्रित किया तथा धोखे से उसकी हत्या कर डाली। हर्ष और शशांक के बीच के संबंध का उल्लेख न तो हर्षचरित में मिलता है और न ही हवेनसांग ने उल्लेख किया है। आर्यमंजूश्री मूलकल्प के एक श्लोक से पता चलता है कि हर्ष ने सोम शशांक की राजधानी पर आक्रमण कर उसे परास्त किया तथा उसके राज्य में ही रहने के लिए बाध्य किया। पराजयामास सोमाख्यम अदुष्टिकर्म निवारणम ततो निषिद्धः सोमाख्यों स्वदेशिनावतिष्ठतः। इसने बहुत से बौद्ध विहारों को नष्ट करवा दिया एवं इसने बोध गया में स्थित बोधिवृक्ष को भी कटवा दिया था। पंजाब के हुनहून मध्य एशिया के निवासी थे। पारस्परिक कलह एवं जनसंख्या की वृद्धि के कारण वे अपना मूल निवास स्थान छोड़कर नए आवास की खोज में निकल पड़े। सर्वप्रथम 165 ईसा पूर्व में चीन की पश्चिमी सीमा पर निवास करने वाली यूची जाति को परास्त कर उन्हें अपना स्थान छोड़ने के लिए विवश किया। तत्पश्चात स्वयं मंगोलिया से पश्चिम की ओर चल पड़े।
कालांतर में उनकी दो शाखाएं हो गई, पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा। पश्चिमी शाखा के हून यूराल पर्वत पार करते हुए रोम पहुंचे। उनकी ध्वंसात्मक कृतियों ने शक्तिशाली रोमन साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया। हूनों की पूर्वी शाखा क्रमशः दक्षिण की ओर बढ़ी तथा अक्सस नदी घाटी में बस गई। इसी शाखा ने भारत पर कई आक्रमण किए। ये शाखा इतिहास में एफ्थलाइट अथवा श्वेत हून के नाम से जानी जाती है। चीनी साहित्य में हूनों को हुननु कहा गया है। हूनों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में खुशनवाज द्वारा किया गया। स्कंदगुप्त के भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेखों से पता चलता है कि वह स्कंदगुप्त द्वारा पराजित हुआ। हूनों का दूसरा आक्रमण तोरमान के नेतृत्व में हुआ। ये पहला हून आक्रमणकारी था जिसने भारत में अपना राज्य स्थापित किया। अभिलेखों एवं सिक्कों से स्पष्ट है कि वह पंजाब से एर्न तक के क्षेत्र तक शासक था तथा उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। जैन ग्रंथ कुवलयमाला से पता चलता है कि उसकी राजधानी चंद्रभागा चेनाब नदी के तट पर स्थित पवैया थी। इसमें उसका नाम तोर्राय दिया गया है। पंजाब के कुरा नामक स्थान से तोरमान का एक लेख मिला है जिसमें उसे शाही जऊब कहा गया है। जऊब तुर्की भाषा का शब्द है जिसका हिंदी रूपांतर सामंत होता है। तोरमान एक क्रूर विजेता ही नहीं अपितु एक योग्य शासक भी था। उसके पुत्र मिहिरकुल के ग्वालियर लेख से पता चलता है कि उसने सत्य एवं न्यायपूर्वक शासन किया। आर्यमंजूश्री मूलकल्प से पता चलता है कि मृत्यु के पूर्व ही उसने अपने पुत्र मिहिरकुल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। मिहिरकुल ये तोरमान का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। चीनी यात्री सुंग युन ने इसके समय में 520 ईस्वी में भारत की यात्रा की। उसके अनुसार इसकी राजधानी गांधार में थी जबकि हवेनसांग इसकी राजधानी शाकल बताता है। मिहिरकुल परवर्ती गुप्त शासक बालादित्य पर आक्रमण किया परंतु पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया। बाद में बालादित्य ने अपनी माता के कहने में आकर उसे छोड़ दिया। इसके बाद वह कश्मीर में भाग गया तथा वहां के शासक की भी हत्या कर दी तथा 600 स्तूपों एवं संघारामों को नष्ट करवा दिया। कास्मोस जो 530 ईस्वी के लगभग पश्चिमी भारत के बंदरगाहों की यात्रा पर आया था लिखता है कि भारत के उत्तर में श्वेत हूनों का राज्य है जिसका राजा गोल्लास है। यहाँ गोल्लास से तात्पर्य मिहिरकुल से है। मिहिरकुल को पराजित करने का श्रेय मालवा के शासक यशोधर्मन को भी जाता है। मिहिरकुल कट्टर शैव मतानुयायी था तथा बौद्धों का घोर शत्रु था। कल्हण के अनुसार उसने श्रीनगर में एक शिव मंदिर भी बनवाया। वह अत्यंत क्रूर शासक था। कल्हण ने उसकी तुलना विनाश के देवता से की है। जैन लेखक उसे दुष्टों में प्रथम मानते हैं। परवर्ती हून मिहिरकुल की पराजय के बाद हूनों की शक्ति में ह्रास होने लगा यद्यपि उनके छुटपुट आक्रमण होते रहे। मौखरी नरेश ईशानवर्मा ने हूनों को पराजित किया। अफसद लेख में मौखरी सेना को हून विजेता कहा गया है। हरहा के लेख में एक शूलिक नामक एक जाति का उल्लेख है जिसे ईशानवर्मा ने जीता था। कुछ विद्वान इसका समीकरण हूनों से करते हैं। मुद्राराक्षस से पता चलता है कि मौखरी नरेश अफ्तेवर्मा ने मलेच्छों को जीता था। हर्षचरित से पता चलता है कि राज्यवर्धन ने भी हूनों को परास्त किया था। हूनों के साथ निरंतर संबंध रहने के कारण मालवा का सीमावर्ती क्षेत्र हूनमंडल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। राजपूत काल में हूनों का प्रथम उल्लेख गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के समय के उनालेख में मिलता है। इससे पता चलता है कि महेंद्रपाल के सामंत बलवमा ने हून जाति से पृथ्वी को मुक्त किया था। बादल लेख से पता चलता है कि पाल शासक देवपाल ने हूनों के दर्प को चूर कर दिया। पद्मगुप्त के
नवशशांक चरित से पता चलता है कि परमार नरेश सिंह द्वितीय ने हूण राजकुमारों को मारकर उनके रनिवासों को वैधव्य गृहों में बदल दिया था। सिंह द्वितीय के बाद उसके पुत्रों मुंज तथा सिंधुराज ने भी हूणों को पराजित किया। कलचुरी नरेश कर्ण ने भी हूणों को पराजित किया, जिसका उल्लेख भेड़ाघाट के उल्लेख में मिलता है। खैरालेख से पता चलता है कि उसने हूण वंशी कन्या आवल देवी के साथ विवाह किया था। इन पराजयों के बाद उत्तरी तथा मध्य भारत के छोटे छोटे भागों में हूण बस गए तथा उन्होंने क्रमशः अपने को भारतीय संस्कृति में विलीन कर लिया। स्थानेश्वर का पुष्यभूति वंश का इतिहास हमें साहित्य, पुरातत्व तथा विदेशी विवरणों से ज्ञात होता है। इसका विवेचन निम्नलिखित है। साहित्य हर्षचरित, इसका लेखक बाणभट्ट है जो हर्ष का दरबारी कवि था। ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य लिखने का ये प्रथम सफल प्रयास था। इसमें 8 उच्छ्वास हैं। प्रथम 3 में बाण ने अपनी आत्मकथा लिखी है तथा शेष 5 में हर्षवर्धन का जीवनचरित लिखा गया है। इससे हर्ष के पूर्वजों के बारे में जानकारी मिलती है। इस पुस्तक से हर्ष के प्रारंभिक जीवन, राज्यारोहण, सैनिक अभियान के साथ ही साथ हर्षकालीन राजनीति एवं संस्कृति पर प्रकाश पड़ता है। कादम्बरी, ये भी बाणभट्ट की कृति है। इसे संस्कृत साहित्य का श्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। इसके अध्ययन से हमें हर्षकालीन सामाजिक एवं धार्मिक दशा का ज्ञान प्राप्त। आर्यमंजूश्री मूलकल्प, यह एक प्रसिद्ध महायान बौद्ध ग्रंथ है। सर्वप्रथम गणपति शास्त्री ने 1925 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया था। इसमें 1000 श्लोक हैं, जिसके अंतर्गत ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी ईस्वी तक का प्राचीन भारत का इतिहास वर्णित है। इसमें हर्ष के लिए ह शब्द प्रयोग किया गया है। हर्ष के ग्रंथ हर्ष को स्वयं 3 नाटकों को लिखने का श्रेय प्राप्त है। प्रियदर्शिका ये 4 अंकों का नाटक है, जिसमें वत्सराज उदयन के अंतःपुर की प्रणय कथा का वर्णन है। रत्नावली, इसमें 4 अंक हैं। यह नाटक वत्सराज उदयन तथा उसकी रानी वासवदत्ता की परिचारिका सागरिका की प्रणय कथा का वर्णन है। नागानंद, ये बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है। इसमें 8 अंक हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद हरियाणा के अंबाला जिले में स्थानेश्वर नामक स्थान पर पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई। इस वंश में नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन एवं प्रभाकरवर्धन शासक हुए। प्रभाकरवर्धन के 2 पुत्र राज्यवर्धन एवं हर्षवर्धन तथा एक पुत्री राज्यश्री थी। राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी वंश के शासक गृहवर्मन के साथ हुआ था। मालवा के शासक देवगुप्त ने बंगाल के शासक शशांक के साथ मिलकर कन्नौज के मौखरी शासक गृहवर्मन की हत्या कर दी और उनकी पत्नी राज्यश्री को बंदी बना लिया। इस घटना को सुनकर राज्यवर्धन देवगुप्त और शशांक से बदला लेने के लिए चल पड़ा। उसे देवगुप्त को पराजित करने में सफलता मिली, परंतु शशांक ने धोखे से उसकी हत्या कर दी। इन्हीं परिस्थितियों में हर्ष स्थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी, हर्षवर्धन 606 ईस्वी में स्थानेश्वर का शासक बना। गद्दी पर बैठने के बाद उसका पहला कार्य अपने भाई के हत्यारे शशांक से बदला लेना तथा बहन राज्यश्री को उसके कैद से आजाद करवाना था। इसी बीच हर्ष के ममेरे भाई भंडी ने सूचना दी कि राज्यश्री कैद से निकलकर विंध्य के पर्वतों में भाग गई है। हर्ष ने एक बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से विंध्य के जंगलों में राज्यश्री को तब ढूंढ निकाला जब वह सती होने जा रही थी। राज्यश्री की रक्षा करके हर्षवर्धन कन्नौज लौटे और उन्होंने अपनी राजधानी स्थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दी। हर्ष ने केवल शशांक से बदला ही नहीं लिया, अपितु अपनी शक्ति का प्रसार उत्तरी भारत के अन्य राज्यों में भी किया। हवेनसांग के अनुसार उसने उत्तरी भारत के 5 देशों को अपने अधीन कर लिया।
ये 5 देश प्रदेश पंजाब, कन्नौज, गौड़ या बंगाल, मिथिला और उड़ीसा थे। बाणभट्ट ने इसमें सिंधु, हिमप्रदेश और नेपाल को भी सम्मिलित किया है। हर्ष ने वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। उत्तरी भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने के बाद हर्ष दक्षिण की ओर उन्मुख हुआ। इस समय दक्षिण में वातापी का प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय शासन कर रहा था। उसके ऐहोल अभिलेख से पता चलता है कि उसने हर्षवर्धन को पराजित किया। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न सारे देश का शासक ही। उसका राज्य कश्मीर को छोड़कर समस्त उत्तर भारत में फैला हुआ था। हर्ष स्वयं विद्वान था। उसके दरबार में भी अनेक प्रसिद्ध विद्वान निवास करते थे। हर्ष को 3 पुस्तकों नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका का रचयिता माना जाता है। बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था जिसने हर्षचरित और कादंबरी नामक पुस्तक लिखी। उसके दरबार में मयूर नामक विद्वान भी था जिसने अपने कुष्ठ रोग को ठीक करने के लिए भगवान सूर्य की उपासना में मयूर शतक अथवा सूर्य शतक की रचना की। हर्ष के दरबार में ही हरिदत्त और जयसेन जैसे प्रसिद्ध विद्वान थे। जयसेन ने हर्ष को कालिदास और भास के समान विद्वान बताया है। हवेनसांग 629 से 645 ईस्वी हवेनसांग चीनी यात्री था, जो बौद्ध ग्रंथों का संकलन करने के लिए ईसा की 7वीं सदी में भारत आया और लगभग 15 वर्ष इस देश में रहा। उसने अपनी यात्रा संस्मरण को एक पुस्तक के रूप में सीयूकी नाम से संकलित किया है। वॉटर्स के अनुसार वह भारत को इंतु नाम देता है। इंतु, इंदु अर्थात चंद्र की कला, अर्धचंद्राकार के समान भारत की भौगोलिक स्थिति के कारण इस देश को चीनियों ने ये नाम दिया। हवेनसांग के अन्य नाम युवांशवांग या श्वानचांग, शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार थे। युवांशवांग ने निम्नलिखित प्रमुख वर्णन किया है। एक, हर्ष को उसने फीसे या वैश्य जाति का बताया है तथा उसकी प्रशंसा करते हुए लिखा है कि वह सदैव काम करता रहता था। दिन उसके लिए बहुत छोटा होता था। कर्तव्य परायणता के कारण वह भोजन और शयन को भी भूल जाता था। हर्ष को उसने शिलादित्य के नाम से संबोधित किया है। 2, हवेनसांग ने हर्ष के समय के सामंतों की कई श्रेणियों का भी उल्लेख किया है। 3, उसने सिंध एवं मतिपुर के राजाओं को शूद्र बताया है। 4, उसने शूद्रों को कृषक कहा है। 5, उसके समय में नालंदा के प्राचार्य शीलभद्र थे। 6, हवेनसांग के अनुसार इस समय सिंचाई घटी यंत्र रहट द्वारा होती थी। 7, उसके अनुसार भारत के घोड़े अरब, ईरान एवं कंबोज से आते थे। 8, हवेनसांग ने कन्नौज की धर्म सभा एवं प्रयाग की महामौश परिषद का भी वर्णन किया है। नालंदा विश्वविद्यालय, इस विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के समय में हुई थी। हवेनसांग ने इस विश्वविद्यालय का विस्तृत वर्णन किया है। हवेनसांग के समय यहाँ के प्राचार्य शीलभद्र थे। हवेनसांग के अनुसार इस विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु एक कड़ी परीक्षा आयोजित की जाती थी जिसमें करीब 10% विद्यार्थी ही सफल हो पाते थे। हवेनसांग ने स्वयं 1.5 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर अध्ययन किया था। उसके अनुसार यहाँ करीब 10,000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। यहाँ चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा अनिवार्य थी। इसके अतिरिक्त महायान बौद्ध धर्म, गणित, दर्शन, ज्योतिष आदि की भी शिक्षा दी जाती थी। हवेनसांग के अनुसार हर्ष ने 100 गांवों को नालंदा के खर्च के लिए प्रदान किया था। 671 से 72 ईस्वी में आए एक अन्य चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार हर्ष ने 200 गांवों को इसके खर्च के लिए दिया था।
कन्नौज की सभा हर्ष निश्चित समय के बाद धार्मिक प्रचार के लिए बड़ी बड़ी सभाएं बुलाता था। कन्नौज में एक सभा हविनसांग ने की। उसने महायान पर प्रवचन किए। इस सभा की अध्यक्षता को लेकर प्रारंभ से ही विवाद था। जब इस सभा का संचालन चल रहा था, ब्राह्मणों ने इसमें उत्पात मचा दिया। बाद में 500 ब्राह्मणों को देश से निर्वासित कर दिया गया। प्रयाग की महामौश परिषद हर्ष हर 5वें वर्ष दान करने के लिए एक बड़ी सभा बुलाया करता था। इसे मोक्ष परिषद कहा जाता था। इसका छठा अधिवेशन 635 ईस्वी में प्रयाग में हुआ, जिसमें श्वानश्वांग भी सम्मिलित हुआ। इस आयोजन के अवसर पर हर्ष ने बुद्ध, सूर्य एवं शिव की पूजा की थी। राजतरंगिणी से पता चलता है कि बौद्ध धर्म अपनाने से पहले हर्ष शैव था। मुद्राएं हर्ष की 2 मुद्राएं नालंदा एवं सोनीपत से प्राप्त हुई हैं। ये तांबे की हैं। सोनीपत की मुद्रा पर शिव का वाहन नंदी अंकित है। नालंदा की मुद्रा पर श्रीहर्ष नाम लिखा हुआ है और उसे माहेश्वर, सार्वभौम तथा महाराजाधिराज कहा गया है। प्रसिद्ध इतिहासकार राधाकुमुद मुखर्जी ने लिखा है कि हर्ष में अशोक तथा समुद्रगुप्त दोनों का मिश्रण था। गुप्तोत्तर कालीन सामाजिक परिवर्तन गुप्तोत्तर काल सामाजिक परिवर्तनों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस समय का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन, जिसने समाज के अन्य सभी पक्षों को भी प्रभावित किया, वह है सामंतवाद। भूमिदान के फलस्वरूप एक नई जाति कायस्थ का उदय हुआ। कृषकों के रूप में शूद्रों का रूपांतरण और वैश्यों के स्तर में शूद्र स्तर तक गिरावट से वर्ण व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इस युग का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जातियों का प्रगुणन था, जिसने चारों वर्णों को प्रभावित किया। सामंतवाद गुप्तोत्तर काल में समाज में एक विशिष्ट वर्ग का उदय हुआ, जिसे सामंत कहा जाता है। भारत में सामंतवाद के बीज शक कुषाण काल में ही दिखाई पड़ने लगते हैं, परंतु इसका पूर्ण विकास गुप्तोत्तर काल अथवा पूर्व मध्यकाल में ही हुआ। इस काल की राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियों ने सामंतवाद के उदय और विकास में सहायता प्रदान की। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य एशियाई आक्रमणों के फलस्वरूप केंद्रीय सत्ता निर्बल पड़ गई, जिससे समाज में प्रभावशाली व्यक्तियों का एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया जिनके ऊपर स्थानीय सुरक्षा का भार आ पड़ा। फलस्वरूप उत्तर भारत में छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। इससे सामंती प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। सामंतवाद के विकास में प्राचीन भारतीय धर्मविजय की अवधारणा का भी योगदान रहा। प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के राज्यों को जीतने के बाद उनके राज्य वापस कर दिए थे। इस विजय को धर्म विजय कहा गया है। सामंतवाद के विकास में तत्कालीन शासकों द्वारा प्रदत्त भूमि तथा ग्राम अनुदानों का भी प्रमुख योगदान रहा है। भूमि अनुदान का पहला अभिलेखीय प्रमाण प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में सातवाहन अभिलेख में प्राप्त होता है। भूमि अनुदान की प्रवृत्ति 5वीं सदी में बढ़ने लगी। 6ठी सदी तक आते आते ये पूर्णता को प्राप्त हो गई। अब भूमि अनुदान प्राप्त व्यक्ति बिना सम्राट की आज्ञा के अन्य व्यक्तियों को भी भूमि दान करने लगा। रामशरण शर्मा का मानना है कि भारत में सामंतवाद का उदय राजाओं द्वारा ब्राह्मणों तथा प्रशासनिक और सैनिक अधिकारियों को भूमि तथा ग्राम दान में दिए जाने के कारण हुआ। पहले ये अनुदान केवल ब्राह्मणों को ही धार्मिक कार्य के लिए दिए जाते थे, किंतु गुप्तोत्तर काल तक आते आते ये भूमि अनुदान प्रशासनिक तथा सैनिक अधिकारियों को उनकी सेवाओं के बदले में दिया जाने लगा। इस प्रकार इन अनुदानों ने सामंतवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तत्कालीन पुस्तकों में भी सामंतों का उल्लेख मिलता है। 12वीं सदी की पुस्तक भट्टभुवन देव कृत अपराजित प्रच्छा में महामंडलेश्वर मांडलिक
महासामंत एवं लघुसामंत सहित सामंतों की 9 श्रेणियों के लिए भिन्न भिन्न आकार प्रकार के घरों का उल्लेख मिलता है। तत्कालीन ग्रंथों से स्पष्ट है कि ये भूमि अनुदान केवल क्षत्रियों तक ही सीमित नहीं थे, ये किसी भी वर्ग को प्रदान किए जा सकते थे, अर्थात सामंत किसी भी वर्ग का हो सकता था। सामंत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख भारतीय परिप्रेक्ष्य में R.S. शर्मा महोदय ने अपनी पुस्तक भारतीय सामंतवाद में किया है। D.D. कौशाम्बी ने इसकी प्रकृति की चर्चा करते हुए ऊपर से सामंतवाद तथा नीचे से सामंतवाद की अवधारणा प्रस्तुत की है। ऊपर से सामंतवाद से तात्पर्य है कि राजाओं द्वारा भूमि अनुदान के फलस्वरूप उत्पन्न सामंती व्यवस्था, जबकि नीचे से सामंतवाद का अर्थ है कि सामंतों द्वारा बिना राजा की अनुमति के अनुदान में दी गई भूमि के फलस्वरूप उत्पन्न उपसामंती व्यवस्था वर्ण व्यवस्था गुप्तोत्तर काल में परंपरागत वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। हविनसंग, अलमसूदी और अलबरूनी के वर्णनों से स्पष्ट है कि समाज में ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ स्थान था, जो ब्राह्मण अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ आदि में पारंगत होते थे। उन्हें श्रोत्रिय, आचार्य अथवा उपाध्याय कहा जाता था। बाह्य आक्रमणों से उत्पन्न राजनीतिक उथल-पुथल तथा आर्थिक विषमताओं ने ब्राह्मणों को अन्य व्यवसाय अपनाने पर मजबूर किया। इसका समाधान स्मृतिकारों ने आपद्धर्म के रूप में किया है। इसका आशय है कि आपत्ति के समय में अपने धर्म के इत्र भी कार्य करना। मेधातिथि के अनुसार यदि विदेशी आक्रमण का खतरा हो तो ब्राह्मण शस्त्र भी ग्रहण कर सकता है। पाराशर ने ब्राह्मण के लिए कृषि एक सामान्य व्यवसाय बतलाया है। संवर्त स्मृति के अनुसार ब्राह्मण को हल और बैल भी दान में दिए जाने चाहिए। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भूमि के साथ दास तथा कर्मकारों को दान दिए जाने का उल्लेख है। हवेनसांग ने स्वयं तक देश के ब्राह्मणों को खेती करते हुए देखा। गुप्तोत्तर युग की एक महत्वपूर्ण घटना राजपूतों का अभ्युदय है। राजपूत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल टॉड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एनल्स एंड हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में किया है। 12वीं शताब्दी तक राजपूतों की 36 जातियां प्रसिद्ध हो गई थीं, जैसे चालुक्य, परमार, चौहान, प्रतिहार, गुहिल, चंदेल, कछवाहा, भेद इत्यादि। ये सभी क्षत्रिय कहलाने लगे। इस युग में कई अक्षत्रिय राजाओं का भी उल्लेख है। हवेनसांग ने मतिपुर और सिंध देश के राजा को शूद्र कहा है। कामरूप का शासक ब्राह्मण था। मेधातिथि ने लिखा है कि राजा शब्द अक्षत्रिय के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है, बशर्ते कि वह राज्य का स्वामी हो। इब्न खुर्दद्रब ने क्षत्रियों के 2 वर्गों का उल्लेख किया है, सवुकफुरिया तथा कत्रिया। अलतेकर के अनुसार सवुकफुरिया सत क्षत्रिय थे। इसके अंतर्गत राजवंश, सामंत वर्ग और योद्धा क्षत्रिय वर्ग को सम्मिलित किया गया है। कत्रिया साधारण क्षत्रिय थे जो कृषि, व्यापार इत्यादि व्यवसायों से भी आजीविका चलाते थे। आहार अभिलेख में क्षत्रिय व्यापारी साहक का उल्लेख है। तीसरा वर्ण वैश्य का था। पाराशर ने कुसीद वृत्ति, सूद पर रूपा उधार देना, वैश्यों का व्यवसाय बताया है। गुप्तोत्तर काल में व्यापार में गिरावट आए। इससे वैश्यों की सामाजिक स्थिति भी पहले से निम्न हो गई तथा उनका स्थान शूद्रों के समान हो गया। वैश्य वर्ग अधिकांशतः वैष्णव तथा जैन धर्म का अनुयायी था। गुप्तोत्तरकालीन सामाजिक परिवर्तन में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था शूद्रों की सामाजिक स्थिति में सुधार। देवल तथा पाराशर स्मृतियों में शूद्र के लिए सेवा के अतिरिक्त कृषि, पशुपालन, वाणिज्य तथा शिल्प उपयुक्त व्यवसाय बताए गए हैं। ओशन स्मृति में व्यापार और शिल्प शूद्र की आजीविका के साधन बताए गए हैं। बृहस्पति के अनुसार सुवर्णकार, लुहार, चर्मकार, तंतुवाय, जुलाहा के कार्य शिल्पों के अंतर्गत आते हैं।
ब्रह्मवैवर्त पुराण और पद्म पुराण के अनुसार कुंभकार, बढ़ई, संगतराश, पत्थर का काम करने वाले, लौहकार इत्यादि से संबद्ध शिल्प शूद्रों के लिए निर्दिष्ट किए गए हैं। हवेनसांग ने भी शूद्रों को कृषक कहा। मेधातिथि के अनुसार शूद्र के लिए आवश्यक नहीं कि वह द्विजातियों की सेवा से आजीविका चलाए। गुप्तोत्तर काल में शूद्रों ने अधिकांशतः कृषि का व्यवसाय अपना लिया। इसका वर्णन इब्न खुर्दब तथा हवेनसांग ने भी किया है। व्यास स्मृति और पाराशर स्मृति में कुटुंबी नामक कृषक वर्ग का उल्लेख है जिसे शूद्रों के अंतर्गत रखा गया है। एक और वर्ग कीनाश का उल्लेख है। प्राचीन ग्रंथों में कीनाश वैश्य है, किंतु 8वीं शताब्दी के नारद स्मृति के टीकाकार असहाय ने कीनाशों को शूद्र बतलाया है। इन किसानों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, एक स्वतंत्र किसान जो भूमि के स्वामी थे और राज्य को अनेक प्रकार के कर देते थे, कुटुंबी इसी श्रेणी के थे। 2 वे किसान जो बटाई पर खेती करते थे, इन्हें व्ययसीरिन या सीरीन कहा गया है। इतना सब होने के बावजूद शूद्रों की सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। मेधातिथि ने उन्हें चौथे आश्रम के फल अर्थात मोक्ष के अधिकार से वंचित किया है। 12वीं शताब्दी तक आते आते शूद्रों को 2 वर्गों में विभक्त किया गया, सत और असत। सत शूद्रों को पौराणिक विधि से संस्कार, पंचमहायज्ञ इत्यादि धार्मिक कृत्य करने का अधिकार दे दिया गया। मूर्त धर्म अर्थात समाज हित के कार्यों जैसे तालाब खुदवाना, वृक्ष लगवाना, दान देना इत्यादि कृत्यों से वे पुण्य प्राप्त कर सकते थे। वेदाध्ययन तथा वैदिक यज्ञ के संबंध में शूद्रों पर जो प्रतिबंध पहले से थे वे अब भी बने रहे, किंतु विष्णु और शिव का नाम स्मरण, तीर्थ यात्रा, दान जैसे कर्म शूद्रों के लिए स्वर्ग की प्राप्ति एवं मोक्ष के दुर्लभ साधन बताए गए हैं। वेद श्रवण के स्थान पर पुराण श्रवण को शूद्रों के ज्ञान का साधन बताया गया। गुप्तोत्तर काल में आर्थिक नामक एक पृथक जाति का वर्णन पाराशर स्मृति में मिलता है। इनका मुख्य कार्य फसल बटाई करना था। कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति में है। गुप्तोत्तर काल में ओशन स्मृति में ये एक जाति के रूप में दिखाई पड़ते हैं। न्यायाधिकरण में न्याय निर्णय लिखने का काम कराठीक करते थे। ये लेखक गणक या दस्तावेज रखने वाले अनेक नामों से पुकारे जाते थे, जैसे कायस्थ, कराठीक, पुस्तपाल, अक्षपथलिक, धीवीर, लेखक इत्यादि, किंतु कालांतर में ये सभी कायस्थ वर्ग में समाविष्ट हो गए। 10वीं एवं 12वीं शताब्दी के बीच विभिन्न स्थानों के आधार पर कायस्थों की उपजातियां भी बन गईं, जैसे बंगाल से आए हुए गौड़ कायस्थ, वल्लभीय कायस्थ, माथुर, श्रीवास्तव, निगम आदि कायस्थों की उत्पत्ति विवादास्पद है। कुछ ने इनकी उत्पत्ति द्विज जाति से बतलाई, किंतु अनेक ब्राह्मण ग्रंथों में उन्हें शूद्र कहा गया है। क्षेमेंद्र के अनुसार कायस्थों के उदय से ब्राह्मणों के एकाधिकार को आघात पहुंचा। रामशरण शर्मा के अनुसार इससे ब्राह्मणों का एकाधिकार समाप्त हो गया। छोटा अंतरजातीय विवाह गुप्तोत्तर काल में अंतरजातीय विवाहों को हतोत्साहित करने के लिए ओशंस तथा व्यास स्मृतियों में बताया गया है कि अनुलोम अंतरजातीय विवाह से उत्पन्न संतान की जाति माता पर आधारित होगी, पिता पर नहीं। अलबरूनी ने भी लिखा है कि बच्चे की जाति माता की होती है, पिता की नहीं। अस्पृश्यता गुप्तोत्तर काल में अस्पृश्य जातियों की संख्या में वृद्धि हुई। इस काल में चांडालों के अतिरिक्त 7 अन्य जातियों को भी अस्पृश्य माना गया है। रजक, धोबी, चर्मकार, चमार, नट, वरुण, चटाई, टोकरी आदि बनाने वाले, कैवर्त, मछुआरे, धीवर, भेद, आदिवासी तथा भिल। व्यास स्मृति में कोली, पुष्कर और वराट के नाम अंत्यजों की श्रेणी में दिए गए हैं।
वृद्धधर्म और स्कंद पुराण में 18 अंत्यज जातियों का उल्लेख है। अत्रि के अनुसार यदि चर्मकार, नट, ऋषभ इत्यादि जातियां द्विज के किसी अंग को स्पर्श करें तो वह अंग धो डालना चाहिए। ब्रह्मपुराण के अनुसार बौद्ध, जैन, लोकायत और कापालिकों को स्पर्श करने से व्यक्ति को सचैल स्नान करके शुद्ध होना पड़ता था। स्त्रियों की स्थिति, गुप्तोत्तर काल में स्त्रियों की स्थिति में पहले की तुलना में गिरावट आ गई। इस काल में लड़की का आदर्श विवाह 8 वर्ष का माना जाता था। 8 वर्ष की लड़की को गौरी तथा 10 वर्ष की लड़की को कन्या कहा जाता था। नारद स्मृति के टीकाकार असहाय ने लिखा है कि स्त्रियों की अभिभावकता इसलिए आवश्यक है कि शास्त्राध्ययन के अभाव में उनकी बुद्धि विकसित नहीं होती। यद्यपि गुप्त काल से सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य मिलने लगता है, किंतु 9वीं शताब्दी से सती प्रथा अत्यधिक प्रचलित हो गई। अंगिरा, हारीत आदि गुप्तोत्तरकालीन स्मृतियों तथा अपराक, विज्ञानेश्वर आदि निबंधकारों ने सती प्रथा की प्रशंसा की है। इसके विपरीत मेधातिथि ने इस प्रथा का प्रबल विरोध किया तथा इसे आत्महत्या एवं स्त्रियों के लिए पुनर्तः निषिद्ध बताया। दास प्रथा गुप्तोत्तर काल में दास प्रथा में वृद्धि हुई। इस काल में राजा, सामंत और गृहस्थों के अतिरिक्त बौद्ध मठों, वैष्णव, शैव और शाक्त मंदिरों में भी दास रहते थे। गुप्त युग में नारद द्वारा कथित 15 प्रकार के दासों का उल्लेख विज्ञानेश्वर ने अपनी पुस्तक मिताश में भी किया है। जैन ग्रंथ समराइच कहा तथा प्रबंध चिंतामणि में दास व्यापार की अनेक कथाएं हैं, जिनसे पता चलता है कि दास व्यापार नियमित रूप से चल रहा था। इनसे पता चलता है कि दासों का निर्यात भी होता था। वीरध्व के मंत्री तेजपाल ने नाविकों द्वारा मनुष्यों के अपहरण पर रोक लगा दी थी। लेख पद्धति के अनुसार वस्तुओं के विनिमय, दासों का निर्यात समुद्री मार्ग से पश्चिमी देशों को होता था। लेख पद्धति से ही राजस्थान और गुजरात में प्रचलित दास प्रथा की जानकारी प्राप्त होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार ऊंचे वर्ण के लोग नीचे वर्ण के लोगों द्वारा दास नहीं बनाए जा सकते थे, किंतु यहाँ इस नियम का व्यतिक्रम है। त्रिषष्टिशलाका चरित में कहा गया है कि सामान्यतः दासों को खच्चर की तरह पीटना चाहिए। लेख पद्धति से पता चलता है कि दासियों को खरीदते समय उनसे ये स्वीकारोक्ति ली जाती थी कि भागने, चोरी करने, मालिक की निंदा करने पर स्वामी को उसे पीटने तथा बांधने का पूरा अधिकार था। इन लेखों में दास दासियों को मुक्त करने का कोई उल्लेख नहीं है। लेख पद्धति में कहा गया है कि दासी के भाई और पिता धन देकर उसे वापस नहीं ले सकते। गुप्तोत्तरकालीन आर्थिक दशा गुप्तोत्तर काल में भी कृषि ही भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी। नीति वाक्यामृत में अनेक प्रकार के संग्रहों में धान्य संग्रह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस काल में उत्पादकता के हिसाब से भूमि का वर्गीकरण किया जाता था। जैसे बोई गई भूमि को वाहित, खेती न की गई भूमि को अकृष्ट, बीज न उगने वाली भूमि को ऊसर कहा गया है। कृषि, पाराशर, उपवन, विनोद और अग्नि पुराण से पता चलता है कि फसल के लिए गोबर का ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाता था। गुप्तोत्तर काल में सिंचाई के साधनों में वृद्धि हुई। तालाब खुदवाना पुण्य कार्य समझा जाता था। आदित्य सेन की स्त्री कोंदेवी ने सिंचाई के लिए तालाब खुदवाया था। राजतरंगिणी में खुया नामक कर्मचारी इंजीनियर को उल्लेख है जिसने झेलम नदी के तट पर बांध बनवाया और नहर निकलवाई। चंदेल राजाओं ने कई जलाशय बनवाए, जिसमें राहिल सागर और कीरत सागर प्रसिद्ध हैं। परमार शासक भोज ने भोज सागर का निर्माण करवाया। अग्निपुराण के अनुसार कृषि की वृद्धि के लिए सिंचाई के साधन जुटाना राज्य का प्रमुख कर्तव्य है। सिंचाई में अर्घट, रहट का प्रयोग होता था। अर्घट खींचने वालों को अर्घट्टियन कहा जाता था।
व्यापार सामंतवादी व्यवस्था के उद्भव एवं गांवों के आत्मनिर्भर होने के कारण गुप्तोत्तर काल में व्यापार में ह्रास हुआ। दैनिक उपभोग की वस्तुएं जैसे नमक, मसाले, धान, लोहा, कपड़े आदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जाती थी। बंगाल मलमल, पान, सुपारी तथा सन के लिए विख्यात था। कलिंग में धान की कुछ अच्छी किस्में होती थी। मालवा गन्ने और नील के लिए प्रसिद्ध था। द्वारिका शंख तथा सीपी के लिए और गुजरात सूती कपड़े, नील तथा चमड़े की बनी हुई वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण से मोती, मूल्यवान पत्थर, चंदन, मसाले इत्यादि आते थे। पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति, सप्तग्राम, पुरी, कलिंग, शिकाकोस और पश्चिमी तट पर देवल, थाना, खंभात, भड़ौच तथा सोमनाथ प्रसिद्ध बंदरगाह थे। गुप्तोत्तर काल की आयातित वस्तुओं में सोना, तांबा, टिन, मसाले, मूंगा तथा घोड़े प्रसिद्ध थे। कुवलयमला से पता चलता है कि उत्तरापथ से घोड़े खरीदे जाते थे। इसी पुस्तक में उत्तर और दक्षिण भारत के व्यापारियों के आपस में एक स्थान पर मिलने का उल्लेख है। पेहुआ अभिलेख में देश के विभिन्न भागों से आने वाले घोड़ों के क्रय विक्रय करने वालों की गोष्ठी का उल्लेख है। आहार, उदयपुर, राजस्थान के 10वीं शताब्दी के अभिलेखों में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, ठक के व्यापारियों के सम्मेलन का उल्लेख है। गुप्तोत्तर काल में अनेक मार्गों का भी उल्लेख है। अलबरूनी ने 15 मार्गों का उल्लेख किया है जो कि कन्नौज, मथुरा, वाड़ी, बयाना, धार तथा अनहिलपाटन, गुजरात से देश के विभिन्न मार्गों को जाते थे। इनमें से मुख्य मार्ग थे कन्नौज से प्रयाग होते हुए ताम्रलिप्ति, फिर वहां से दक्षिण की ओर कलिंग होते हुए कांची तक। दूसरा मार्ग कन्नौज से एक पानीपत, कटक एवं काबुल होते हुए गजनी तक जाता था। कन्नौज से एक मार्ग कामरूप, नेपाल तथा तिब्बत जाता था। वहीं से एक मार्ग राजगिरी होते हुए बयाना जाता था। बयाना से एक मार्ग जैसलमेर होते हुए करांची तक जाता था। गुप्तोत्तर काल में व्यापारिक मार्ग सुरक्षित नहीं थे। दशरथ शर्मा के अनुसार चौहानों की नाडोल शाखा का संस्थापक अनेक व्यापारी काफिलों को लूटता था। नदियों द्वारा व्यापार अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित था। तरशुल्क राज्य की आय का महत्वपूर्ण साधन था। पाल अभिलेखों में तरशुल्क लेने वाले अधिकारी को तरिक कहा गया है। गुप्तोत्तर काल में 8वीं शताब्दी से भारत का व्यापार उत्तर पश्चिमी दर्रों से होकर मध्य एशिया तथा चीन के साथ क्रमशः कम हो रहा था। मध्य एशिया के राज्यों पर चीन के नियंत्रण के अभाव में व्यापारियों ने अन्य मार्गों को अपनाया। आसम, वर्मा, सिक्किम और चुंबी घाटी से होकर दक्षिणी चीन तक अनेक मार्ग थे। एक मार्ग पुंड्रवर्धन से कामरूप और दक्षिणी चीन जाता था। कामरूप और तिब्बत के बीच 35 घाटियों से होकर व्यापार होता था। भारत, तिब्बत, आसाम और चीन के बीच स्थल मार्ग से व्यापार होता था। समुद्री व्यापार में अरब व्यापारियों का बोलबाला अधिक था। 11वीं शताब्दी में कुतुबनुमा के आविष्कार के कारण समुद्री यात्रा में बहुत सुविधा हुई। गुप्तोत्तर काल के प्रथम चरण में पश्चिमी एशिया के साथ भारत का व्यापार अपेक्षाकृत कम हो गया था, किंतु 10वीं शताब्दी के बाद पश्चिमी देशों से व्यापार में वृद्धि हुई। भारत के व्यापारी बसरा, सिराज और अदन तक जाते थे। फारस की खाड़ी पर स्थित किश तथा हरमुज में भारतीय व्यापारियों के कारिंदे रहते थे। यहाँ से फारस के साथ नियमित व्यापार होता था। पश्चिमी तट के मुख्य बंदरगाह देवल, थाना, खंभात, भड़ौच, सोमनाथ आदि थे। भारत के पूर्वी तथा दक्षिण मालाबार और कोरोमंडल तट पर स्थित बंदरगाहों से चीन, दक्षिण पूर्व एशिया आदि से व्यापार होता था। बंगाल में ताम्रलिप्ति सबसे बड़ा बंदरगाह था। बाद में ताम्रलिप्ति का स्थान सप्तग्राम ने ले लिया था।
गुजरात के बंदरगाह से मलय एशिया और पूर्वी देशों के साथ व्यापार होता था। दक्षिण पूर्व एशिया से आयातित वस्तुओं में लवंग, अगरू, सुपारी, तमाल, मदार, नीला थोथा आदि थे। चीन के साथ भारत का व्यापार अरबों और हिंद एशिया के व्यापारियों की प्रतिद्वंद्विता के कारण कम हो रहा था। 10वीं शताब्दी में शुंगकालीन ऐतिहासिक लेख संग्रहों तथा लियांगशू से ज्ञात होता है कि उत्तरी भारत चीन के साथ व्यापार करने वाले देशों में सम्मिलित नहीं था, किंतु चोल सम्राट राजेंद्र चोल की दक्षिण पूर्व एशिया की विजय के फलस्वरूप चीन के साथ व्यापार मार्ग खुल गया। चीन से बढ़ती हुई मात्रा में सोने और चांदी के निर्यात को रोकने के लिए 1296 ईशून्य में चीन राज्य को नियम बनाने पड़े। चीन से आयातित वस्तुओं में गैंडे की सींग, हाथी, चीते की खाल, मलमल, सन तथा चामर प्रमुख थे। बदले में रेशमी वस्त्र, चीनांशुक तथा प्रचुर मात्रा में सोना और चांदी भारत आता था। अरब लेखकों के अनुसार बंगाल से निर्यातित गैंडे की सींगों से बहुमूल्य कमरबंद या करघनी बनाई जाती थी, जो 200 से 400 दीनार में बिकती थी। इस व्यापार में सर्वाधिक लाभ दक्षिण गुजरात और बंगाल को होता था। उद्योग गुप्तोत्तरकालीन स्मृतियों में शिल्प और उद्योग शूद्र के लिए आवश्यक व्यवसाय माने गए हैं। बृहस्पति, वृद्ध, हारीत। देवल स्मृतियों में सूत बुनने तथा वस्त्र निर्माण से लेकर धातु, हाथी दांत, लकड़ी तथा चमड़े आदि शिल्पों का उल्लेख है। गुप्तोत्तर काल में वस्त्र उद्योग अत्यंत उन्नत अवस्था में था। हवेनसांग ने अनेक प्रकार के रेशमी तथा सूती वस्त्रों का उल्लेख किया है, जैसे कौशेय तथा क्षौम। सन के रेशों से बना हुआ कपड़ा होता था। पौधों के रेशों से बना हुआ कपड़ा दुकुल कहलाता था। बाण ने हर्षचरित में रेशम के बने हुए अनेक वस्त्रों जैसे लालांतुज, अंशुक तथा चीनांशुक का उल्लेख किया है। अलिद्रिसी ने मुल्तान को वस्त्र उद्योग का केंद्र बताया है। इसके अतिरिक्त काशी, वत्स, मगध, बंगाल, कामरूप, कलिंग गुजरात, अपरांतक, मदुरा पहले से ही वस्त्र उद्योग के केंद्र थे। मानस उल्लास के अनुसार 12वीं सदी में मूलस्थान मुल्तान, अनहिलवाड़, गुजरात, कलिंग वस्त्र उद्योग के केंद्र थे। भरवोच के बने हुए वस्त्र इतने प्रसिद्ध थे कि वे बरोज नाम से विख्यात थे। खंभात में बने हुए वस्त्र खंभायात के नाम से जाने जाते थे। यहाँ के वस्त्र बुकरा विदेशों को निर्यात होते थे। मध्य देश चुनरी के लिए प्रसिद्ध था। कश्मीर में वस्त्र उद्योग विशेषकर सफेद लिनन का उल्लेख हवेनसांग ने किया है। मुस्लिम लेखकों के अनुसार गुप्तोत्तर काल में तांबे, कांसे और पीतल के उद्योगों के लिए तांबा, थाना तथा देवल में फारस से आता था, परंतु खेतड़ी, छोटा नागपुर तथा ढाका में तांबे की खानें थीं। हर्षचरित में हाथी दांत की बनी हुई शालभंजिकाओं का उल्लेख है। केशवसेन के भटेरा अभिलेख में हाथी दांत का काम करने वालों का उल्लेख है। हाथी दांत का आयात जंजीबार से होता था। बंगाल से भी हाथी दांत प्राप्त होता था। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि बंगाल से चीन जाने वाली वस्तुओं में हाथी दांत भी था। श्रेणी संगठन गुप्तोत्तर काल में शिल्प और उद्योग श्रेणियों में संगठित थे। गढ़वाल अभिलेखों में पान उगाने वाले गांवों का उल्लेख है। इस काल के अभिलेखों में श्रेणियों के मुखिया को महतक या माहर कहा गया है। प्रतिहारों के ग्वालियर अभिलेख में तलियों तथा मौलियों के मुखिया को श्रेष्ठी कहते थे। इनकी कार्य समिति को कार्यचितक कहा गया है। ग्वालियर के बेताल भट्ट अभिलेख में 3 तलियों की श्रेणी का उल्लेख है। सियादोनी अभिलेख से पता चलता है कि नमक का व्यापार करने वाले वणिकों ने कुम्हार, तेलीक और तांबूल श्रेणियों के पास निश्चित पूंजी जमा की।
इस पूंजी के सूद के बदले में वे विष्णु के मंदिर के लिए आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने की व्यवस्था करते थे। मुद्रागुप्तोत्तर काल में व्यापार की गिरावट का प्रभाव मुद्राओं पर भी पड़ा, जहां कुषाण और गुप्त काल में सिक्के 7.78 से लेकर 9.33 ग्राम तक के हैं। वहीं इस काल के सिक्के 4.2 ग्राम से अधिक नहीं है। इस काल के सिक्के बहुत कम प्राप्त हुए हैं। पाल और सेन राजाओं में केवल देवपाल के 6 सोने के सिक्के मिले हैं और गुजरात के चालुक्यों में केवल जयसिंह सिद्धराज का एक सोने का सिक्का मिला है। साधारण लेन देन और व्यापार कौड़ियों के माध्यम से होता था, जिन्हें प्रतिहार अभिलेखों में कपर्दक कहा गया है। लखनऊ के पास भौंदरी गांव में प्रतिहारों के सिक्कों के अतिरिक्त 9,834 कौड़ियां प्राप्त हुई हैं। अतः साधारण व्यापार में कौड़ियों का ही प्रचलन था। गुप्तोत्तर कालीन भू संपदा व्यवस्था। गुप्तोत्तर काल की भू संपदा व्यवस्था का अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत करते हैं। सामंतवाद 2, भूमि विषयक अधिकार 3, गांवों के प्रकार 4, भूमि संबंधी नियम 5, भूमि का वर्गीकरण 6, भूमि पर लगने वाले कर 7, गुप्तोत्तर काल की आर्थिक दशा। सामंतवाद। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्रों में सामंतवाद का अर्थ पड़ोसी या पड़ोसी राज्य बताया गया है। D0 कौशाम्बी के अनुसार सामंतवाद का उद्भव राजनीतिक कारणों एवं भूमिदान से उत्पन्न कारणों के परिणामस्वरूप हुआ। उनके अनुसार भारतीय सामंतवाद का उद्भव 2 स्तरों, ऊपर से एवं नीचे से हुआ है। पहली अवस्था में शक्तिशाली सम्राट अपने अधीनस्थ शासकों से कर लेता था और बदले में वह उसे अपने क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकार देता था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से सूचना मिलती है कि उसकी दिग्विजय के सिलसिले में परिचारिकीकृत सामंतों को विजित राज्यों की एवं गणों को अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए सर्वकरदान, आज्ञाकरण, प्रणामागमन और कन्योपायन जैसी अनेक शर्तों को मानने के लिए विवश होना पड़ा। इस प्रकार छोटे राज्य दिग्विजय जैसी राजनीतिक अधीनता के सूचक अनेक संबंधों से बंधे होते थे। समय समय पर सम्राट के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते थे। यही अधीनस्थ राजा बाद में सामंत अथवा महासामंत कहलाए। राजनीतिक अधीनस्थ के रूप में सामंत शब्द का व्यवहार 6ठी शताब्दी के अनंतवर्मा के एक अभिलेख से प्राप्त होता है। वहां उसके पिता को सामंत चूड़ामणि कहा गया है। 5वीं 6ठी शताब्दी के बाद सामंतगण अपने अभिलेखों में अपने सम्राटों का भी उल्लेख करते थे, किंतु अपनी राजधानी में बड़े बड़े सामंत चंवर, पालकी एवं हाथी जैसे प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं का प्रयोग करते थे। बड़े सामंतों को पंचमहाशब्द अथवा समधिगत पंचमहाशब्द की उपाधियां प्राप्त होती थीं। सोमेश्वर 3 कृत मानसोलास नामक ग्रंथ से इंगित होता है कि पंचमहाशब्द विरुद्ध धारण करने वाले सामंतों को श्रृंग, टम्पट, शंख, भेरी, जयघंटा नामक वाद्य को बजाने की स्वतंत्रता प्राप्त थी। इस प्रकार के सामंतों की अनेक कोटियां हो गई थीं, जिनके आधार पर उन्हें राजा, महाराजा, राणक, राजपुत्र, सामंत, महासामंत, महासामंताधिपति, मांडलिक तथा महामांडलिक जैसे विशेषण दिए जाने लगे। दूसरी अवस्था अर्थात नीचे से सामंतवाद में भूमि पर राजा और किसान के बीच एक ऐसे भूस्वामी वर्ग का विकास हुआ जो स्थानीय जनसंख्या पर अपनी सैनिक शक्ति का प्रयोग करके उन्हें अपने वश में रखकर कर वसूलता था। डा. राम शरण शर्मा के अनुसार सामंतवाद का उदय 1205 11:20 PM गुरुखत्री 5,17,102 तथा विकास ब्राह्मणों तथा सैनिकों को दिए जाने वाले भूमि अनुदानों के कारण हुआ। गुप्तकाल के बाद छोटे बड़े सभी राजा, महाराजा, ब्राह्मणों, धर्म संस्थाओं,
मंदिरों को भूमिदान देते समय दान की गई भूमि से राज्य को प्राप्त होने वाले करों जैसे सभी आर्थिक लाभों को भी दान कर देते थे। साथ ही उनके शासन के संपूर्ण अधिकार दान ग्रहीता को हस्तांतरित हो जाते थे। परिणाम ये हुआ कि सारे राज्य में दान की गई भूमियों के ऐसे खंड प्रखंड बन गए जहां से केंद्रीय प्रशासन समाप्त हो गया और उसके स्थान पर ब्राह्मणों अथवा धर्म संस्थाओं का शासन प्रारंभ हो गया। ऐसे दान प्राप्तकर्ताओं की संख्या लाखों के आसपास थी तथा ऐसे दान शाश्वत समय के लिए दिए जाते थे। राजकीय अधिकारियों एवं सैनिक कर्मचारियों को भी पारिश्रमिक स्वरूप भूमिदान दिए जाने के उल्लेख मिलते हैं, जिसके परिणामस्वरूप शासन एवं साधारण कृषकों के मध्य एक ऐसे वर्ग का विकास हुआ जो मध्यवर्ती का कार्य करने लगा। साधारण कर वसूली एवं प्रशासन के अतिरिक्त इन्हें बेगार लेने की भी सुविधा दी गई। इस प्रकार शासन का प्रखंडीकरण बढ़ता गया। सामंतवाद की संस्थात्मक प्रवृत्तियों ने केंद्रीय प्रशासन से लेकर नीचे तक अपना स्थान बना लिया। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप भूमि संबंधों में आमूल परिवर्तन हुआ। अब भूमि स्वामित्व पर राजकीय एवं व्यक्तिगत स्तर हावी हो गया। इसके कारण किसानों की दशा कृषिदास के समान हो गई। भूमि के अनुदानग्राही को भूमि को बेचने, पट्टे पर देने आदि का अधिकार भी मिलता था। इससे सामंतों ने भी अपने सामंत रखने शुरू किए, जिससे उपसामंतीकरण प्रारंभ हुआ। भूमिदान का सर्वप्राचीन पुरालेखीय प्रमाण प्रथम शताब्दी ई. पू. के सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख में मिलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख है। द्वितीय शताब्दी ई. के नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र शातकर्णी द्वारा बौद्ध भिक्षुओं को दान किए गए गांवों में राजसेना का प्रवेश वर्जित था एवं वहां राज्य का कोई अधिकारी किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं डाल सकता था। 5वीं शताब्दी से भूमि अनुदानों की प्रवृत्तियां बढ़ीं। इनकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं थीं। -1 राजस्व के समस्त साधनों का ग्रहीता के नाम हस्तांतरण। 2 दान लेने वाले पर आंतरिक सुरक्षा और प्रशासनिक दायित्वों का बोझ डाल देना। 5वीं शताब्दी के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि राजा चोरों को दंडित करने का अपना अधिकार आमतौर पर नहीं छोड़ता था। आगे चलकर राजा चोरों को दंडित करने का अधिकार ही नहीं वरन परिवार, संपत्ति एवं व्यक्ति के प्रति अपराध करने वालों को दंड देने का अधिकार भी दानग्रहीता को देने लगा। मध्य भारत और पश्चिमी भारत में कुछ उदार शासकों ने दान किए गए गांवों में मुकदमों का अधिकार दानग्रहीताओं को सौंप दिया। उनके दान पत्रों में अभ्यंतर सिद्धि शब्द का प्रयोग हुआ है, जबकि उत्तर भारत के दानपत्रों में सदंडद शापराध शब्द का प्रयोग हुआ है। सदंडद शापराध दानग्रहीता के न्यायाधिकार को फौजदारी मामलों तक ही सीमित रखता है। वहीं अभ्यंतर सिद्धि शब्द दानग्रहीता को सभी आंतरिक विवादों अर्थात फौजदारी एवं दीवानी दोनों मामलों पर न्यायाधिकार प्रदान करता है। गुप्तकाल में अधिकारियों को सैनिक एवं प्रशासनिक सेवाओं के लिए भूमि अनुदान देने का कोई प्रत्यक्ष पुरालेखीय प्रमाण नहीं मिला है। ऐसी प्रथा हर्ष के काल से प्रारंभ हुई और 11वीं 12वीं सदी में अनुदानों का ये सिलसिला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। भूमि विषयक अधिकार प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत में भूमि विषयक अधिकार संबंधी सवाल ब्रिटिश राज्य के समय साम्राज्यवादी एवं राष्ट्रवादी इतिहासकारों के बीच तीव्र विवाद का विषय रहा है। अंग्रेजों के बनाए भूमि संबंधी कानूनों का औचित्य ठहराने के लिए साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन भारत में सारी भूमि राजा की होती थी। इस सिद्धांत के समर्थकों में व्यूहल, हॉपकिंस, मैकडॉनल तथा स्मिथ जैसे इतिहासकार हैं। स्मिथ ने लिखा है कि भारत के देशी कानून में कृषि जमीन को सदा से राजा की संपत्ति माना गया। डॉक्टर के.पी. जायसवाल एवं पी.एन. बैनर्जी जैसे राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने
साम्राज्यवादी अवधारणाओं को खत्म करके वैयक्तिक एवं सामाजिक अवधारणाओं को माना। वैदिक काल से गुप्त काल तक के भारतीय साहित्य से भूमि पर वैयक्तिक एवं सामूहिक अधिकार होने का आभास मिलता है। ऋग्वेद में खेतों के मापे जाने और उनके पट्टियों से अलग होने का उल्लेख है। इसी में खेत के स्वामी एवं खेत को युद्ध में जीतने का भी उल्लेख है। अपाला ने अपने पिता के खेत का स्पष्ट उल्लेख किया है, जिससे खेत पर व्यक्तिगत अधिकार की पुष्टि होती है। साथ ही विश की अनुमति से ही राजा किसी को भूमि दे सकता था, जो सामूहिक दायित्व का आभास देता है। बौद्ध साहित्यों में खेतपति, खेतसामिक एवं वत्थुपति शब्द प्रयुक्त हुए हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि भूमिखंडों के अलग अलग स्वामी होते थे। कौटिल्य के अनुसार एक व्यक्ति अपने पशु खेत के स्वामी की अनुमति के बिना उसके खेत से निकाल रहा था। इससे व्यक्तिगत अधिकार की पुष्टि होती है। मनु ने स्पष्ट लिखा है कि खेत का स्वामी वह व्यक्ति होता है जिसने जंगल साफ कर उस भूमि को कृषि योग्य बनाया। शबरस्वामी ने ईस्वी सन की 4वीं शताब्दी में अपने भाष्य में कहा है कि धरती पर दूसरों को भी उतना ही अधिकार है जितना राजा को। इससे भूमि पर सामूहिक अधिकार की पुष्टि होती है। राजकीय स्वामित्व का सिद्धांत स्पष्ट रूप से सर्वप्रथम गुप्तोत्तर काल के स्मृतिकार कात्यायन ने प्रतिपादित किया। इनके अनुसार राजा भूमि का स्वामी है, इसलिए उपज के भाग का अधिकारी है। ग्रीक लेखकों ने डायोडोरस व स्ट्रैबो ने भारत के सभी भूक्षेत्रों पर राजा का स्वामित्व माना है। चीनी यात्री फाहियान और हवेनसांग ने अपने अपने विवरणों में लिखा है कि भूमि राजा की थी। 12वीं शताब्दी के अर्थशास्त्र के भाष्यकार भट्टस्वामी ने राजा को भूमि एवं जल का स्वामी कहा है और सामान्य जन इन दोनों के अतिरिक्त किसी भी वस्तु के स्वामी हो सकते थे। मेधातिथि, कल्हण एवं सोमेश्वर तीन ने भी राजा के भू स्वामित्व का उल्लेख किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि गुप्तोत्तर काल में भूमि संबंधी राजकीय स्वामित्व के सिद्धांत का पक्ष सबसे प्रबल पक्ष था। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के धर्मशास्त्रों में भूमि के विभाजन, विक्रय एवं रेहन तथा अवैध कब्जे आदि के बारे में विधान किए गए हैं। सर्वप्रथम बृहस्पति ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि विभाजन में उच्चतर जातियों के शूद्र पुत्रों को भूमि नहीं दी जा सकती। गोचर भूमि को भी, जिसे मनु एवं विष्णु ने अविभाज्य बना दिया था, बृहस्पति ने विभाज्य घोषित किया। अब उन विस्तृत भूखंडों को जिन पर कई परिवारों का सम्मिलित कब्जा रहता था, व्यक्तिगत संपत्ति बनाया जा सकता था। कात्यायन यह व्यवस्था करते हैं कि जिस भूमि पर कर लगता है उसे कर चुकाने के लिए बेचना चाहिए। खेतों के बंधक होने का उल्लेख सर्वप्रथम बृहस्पति ने किया है। बंधक रखे खेत का वह भोगलाभ की संज्ञा देते हैं। भोगलाभ को आदि भी कहा गया है। मेधातिथि के समकालीन व्यास ने आदि की व्याख्या करते हुए कहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी से निश्चित ब्याज पर द्रव्य लेता है और ऋणदाता को ब्याज के बदले अपनी जमीन देता है तथा उस जमीन से ब्याज के अतिरिक्त जो लाभ हो उसे मूलधन में समाविष्ट किए जाने का निवेदन करता है, तब इसे आदि या सप्रत्यय भोग्यादि कहते हैं। और जब मूलधन का दुगुना लाभ मिल जाए तो कर्जदार को आदि वापस करने का निवेदन करता है। विष्णु, नारद, बृहस्पति एवं कात्यायन स्मृतियों में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति की 3 पीढ़ी 60 वर्ष तक भूमि पर कब्जा है तो उस भूमि का स्वामी वैध अधिकार से वंचित हो जाता है। मिताशा में यह अवधि 100 वर्ष एवं स्मृति चंद्रिका में इसे बढ़ाकर 105 वर्ष कर दिया गया। मिताशा में यह व्यवस्था है कि खेती की उपेक्षा करने वाले काश्तकार से जमीन छीनकर दूसरे को दे दी जाए। राजकीय स्वामित्व के सिद्धांत के कारण पूर्व मध्यकालीन नरेशों को किसानों पर तरह तरह के कर लगाने का वैधानिक अधिकार मिल गया।
साथ ही वैयक्तिक भू स्वामित्व सिद्धांत के कारण अनुदान भोगी किसानों के हाथ पट्टे पर अपनी जमीन लगा सकते हैं। दोनों सिद्धांतों ने सामुदायिक भू स्वामित्व को पनगु बना दिया और ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिससे अनुदान भोगी एवं बड़े बड़े भूमिपति गोचर भूमि एवं अन्य सामुदायिक भूमि को आसानी से अपनी निजी संपत्ति बना सकते थे। फलत साधारण किसान भूमिपतियों के असहाय आश्रित बनकर रह गए। ये दोनों सिद्धांत सामंती व्यवस्था के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हुए। गांवों के प्रकार। गुप्तोत्तर काल के अभिलेखों में निम्नलिखित प्रकार के गांवों का उल्लेख मिलता है। भंडारवाद ग्राम, ऐसे गांव जहां अंतर्राज्यीय आबादी रहती हो और वहां के किसान भूमि को सीधे राजा को देते हों, भंडारवाद ग्राम कहे जाते थे। ब्रह्मदेय गांव, ऐसे ग्राम और ग्राम की जमीन जिन्हें ब्राह्मण या ब्राह्मण समुदाय को दान में दी गई हो, ब्रह्मदेय कहे गए। अग्रहार ग्राम, ऐसे ग्राम थे जिसमें केवल ब्राह्मण रहते थे। देवदान ग्राम, किसी धर्म संस्थान या मंदिर को दान में दिया गया ग्राम देवदान ग्राम कहा जाता था। भूमि का वर्गीकरण। प्राचीन भारत में वैदिक काल से ही भूमि का वर्गीकरण मिलता है। क्षेत्र भूमि, खेती योग्य वास्तु भूमि, मकान योग्य गोचर भूमि, चारागाह। गुप्तकालीन ग्रंथ अमरकोश में भूमि के 12 प्रकारों का उल्लेख है। पूर्व मध्यकालीन लेखक बल्लाल सेन ने 3 प्रकार की भूमियों का वर्णन किया है। क्षेत्र, वास्तु एवं खिल। गुप्तोत्तर काल में क्षेत्र को नाल भी कहा गया है। नारद ने लिखा है कि जिस भूमि पर 1 वर्ष तक खेती न की जाए वह अर्धखिल, तथा जिस पर 3 वर्ष तक खेती न की जाए वह खिल परती कहलाती है। जिस भूमि पर कभी जुताई न की गई हो वह अप्रहत भूमि कहलाती है। जिस भूमि से राजा को कोई आय न हो या वह विवादित हो उसे अप्रदा भूमि कहते थे। वर्षा द्वारा सिंचित भूमि देवमातृक तथा बिना वर्षा के अन्य साधनों द्वारा सिंचित भूमि अदैवमातृक कहलाती थी। वैयक्तिक भूमि। गुप्तोत्तरकालीन अभिलेखों में 2 प्रकार की वैयक्तिक भूमि का भी वर्णन मिलता है। शतक भूमि, जिस भूमि पर निजी स्वामित्व होता था। कृष्ट या प्रकृष्ट भूमि, अर्थात स्वयं खेती की जाने वाली भूमि। गुप्तोत्तर काल में 2 प्रकार के किसानों का भी उल्लेख मिलता है। कुटुंबी किसान, ये स्वतंत्र रूप से खेती करने वाले किसान थे। सीरीन या व्यधिशरीरिन, जो किसान बटाई पर खेती करते थे। भूमि संबंधी नियम। भूमि संबंधी कर एवं आर्थिक दशा का वर्णन पहले ही किया जा चुका है।